हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन की बड़ी घोषणा। झारखंड में अब बनेंगे 20 लाख अबो आवास, 75,000 होंगे खूंटी व सिमडेगा के लिए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने खूंटी जिले के तोरपा स्थित एनएचपीसी ग्राउंड में अबो आवास योजना के तहत आयोजित स्वीकृति पत्र वितरण समारोह में कहा कि सरकार 8 लाख से बढ़ाकर 20 लाख अबो आवास का निर्माण करेगी। पहले की अपेक्षा बेहतर आवास दिया जाएगा। खूंटी और सिमडेगा के लाभुक अब अबो आवास निर्माण की दिशा में आगे बढ़े। खूंटी और सिमडेगा में करीब 75,000 अबो आवास का निर्माण विभिन्न चरणों में किया जाएगा। झारखंड अलग होने के बाद यह पहला कदम है जब राज्य के लोग मान सम्मान और अधिकार के साथ जीवन यापन कर सके। उस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है। इस कड़ी में राज्य सरकार की अबो आवास योजना का शुभारंभ खूंटी से हो रहा। अबो आवास योजना के तहत लोगों को योजना का लाभ दिया जा रहा। इससे पहले भी आपके बीच आकर आपको सरकार की योजनाओं से अवगत कराया गया है। अलग अलग समय पर पदाधिकारियों ने आपके द्वार जाकर आपकी समस्याओं के समाधान का प्रयास किया है। आपको बता दें कि अबो आवास योजना के तहत प्रथम चरण में खूंटी और सिमडेगा के लाभुक को स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया है। मुख्यमंत्री अन्य जिलों में जाकर पहले चरण के लाभुक को अबो आवास योजना से जोड़ने के लिए स्वीकृति पत्र और राशि प्रदान करेंगे। इस अवसर पर मंत्री आलमगीर आलम, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव विनय कुमार चौबे, पुलिस उप महानिरीक्षक अनूप बिरथरे, उपायुक्त खूंटी, उपायुक्त सिमडेगा, पुलिस अधीक्षक खूंटी, पुलिस अधीक्षक सिमडेगा, खूंटी एवं सिमडेगा जिले के पदाधिकारी समेत अन्य लोग उपस्थित थे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार गठन के बाद कोरोना संक्रमण ने विकास की रफ्तार को रोक दी थी। इससे अर्थव्यवस्था एवं लोगों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं रही। बावजूद इसके सरकार ने यहाँ के लोगों का जीवन और जीविका दोनों को सुरक्षित किया। सभी जरूरतमंदों को पेंशन दी जा रही है। अब एसटी, एससी और सभी वर्ग की महिलाओं की पेंशन की उम्र सीमा को घटाकर 50 वर्ष किया जा रहा है। इसको जल्द लागू करने की दिशा में सरकार कार्य करेगी। आवास दिलाने के नाम पर बिचौलिए आपके आसपास घूमेंगे, आप उनकी बातों में ना आए। पंचायत भवन में क्रमानुसार सभी लाभुक की जानकारी लिखी जाएगी। उन्हें मोबाइल के माध्यम से आवेदन की स्थिति की जानकारी भी दी जाएगी। किसान भाई बहनों की बात करें तो राज्य गठन के बाद 20 वर्षों में मात्र 8 लाख किसानों को केसीसी से जोड़ा गया था, जबकि पिछले 4 वर्षों में 20 लाख किसानों को केसीसी से जोड़ा गया है। 18 बीडीओ की ट्रांसफर पोस्टिंग। खलारी के प्रखंड विकास पदाधिकारी बने संतोष कुमार, अधिसूचना जारी। राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को झारखंड में 18 बीडीओ प्रखंड विकास पदाधिकारी के ट्रांसफर पोस्टिंग की गई है। ग्रामीण विकास विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। विनय कुमार को चतरा के सिमरिया का बीडीओ बनाया गया है। साहिबगंज के उधवा के बीडीओ राहुल देव को चतरा के गिद्धौर का बीडीओ बनाया गया है। संतोष कुमार को रांची के खलारी का प्रखंड विकास पदाधिकारी बनाया गया है। झारखंड में कोहरा छटते ही बढ़ी कनकनी। झारखंड में कोहरा छटते ही पारा गिर चुका है और कनकनी बढ़ गई है। बुधवार को राज्य के दक्षिणी एवं निकटवर्ती मध्य भाग में रांची समेत 9 जिलों धनबाद, बोकारो, रामगढ़, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां में कहीं कहीं हल्के दर्जे की वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान सुबह में कोहरा के बाद में आंशिक बादल छाए रहेंगे। मौसम शुष्क रहेगा। राज्य के दक्षिण एवं निकटवर्ती मध्य क्षेत्र में अगले 24 घंटे में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होगी। अगले 3 दिन में राज्य के शेष भागों में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 2-3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने की संभावना व्यक्त की गई है। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा, जबकि उत्तरी एवं दक्षिणी जिलों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा देखा गया। उच्चतम तापमान 26.2 डिग्री जमशेदपुर में, जबकि न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री चतरा में दर्ज किया गया है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। हेमंत सोरेन सरकार कर रही किसानों का कर्ज माफ। झारखंड सरकार ने किसानों को आर्थिक तौर पर मदद पहुंचाने और उनके आर्थिक बोझ को कम करने के लिए कृषि ऋण माफी योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से लोन चुका पाने में असमर्थ किसानों को लाभ मिल रहा है। हेमंत सोरेन सरकार की कृषि ऋण माफी योजना के तहत अब तक झारखंड में 4,69,495 किसानों को इसका लाभ मिल चुका है। उनके हिस्से की लोन की राशि का भुगतान राज्य सरकार कर चुकी है। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना की वेबसाइट से मिली जानकारी के मुताबिक कृषि ऋण माफी योजना का लाभ लेने के लिए अब तक 4,92,794 कृषकों का ई-केवाईसी किया जा चुका है, जबकि 4,68,715 किसानों के आवेदन पर ऋण माफी की प्रक्रिया जारी है। वहीं 2,890 किसानों का आवेदन
PFMS की प्रक्रिया में है। इसके अलावा उचित दस्तावेज के अभाव में और बैंक द्वारा गलत डाटा अपलोड किए जाने के कारण 20,409 किसानों का भुगतान विफल कर दिया गया है। झारखंड कृषि माफी योजना का मकसद झारखंड के किसानों को शॉर्ट टर्म कृषि लोन के बोझ से मुक्ति दिलाना है। इसके जरिए यह कोशिश की जा रही कि लोन लेने वाले किसान का लोन चुकाया जाए और उनके लोन लेने की पात्रता में सुधार किया जाए। इस योजना का लाभ उन किसानों को दिया जाएगा जिन्होंने 31 मार्च 2020 के पहले 50,000 रुपये तक का ऋण लिया है। आदिवासी एकता महारैली को लेकर 24 जनवरी को मोहरावादी में मसौदे का विमोचन, बोले कांग्रेस नेता बंधु तिर्की। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की ने कहा कि आदिवासियों से जुड़े मुद्दे पर कभी भी किसी भी हाल में समझौता नहीं हो सकता। आदिवासियों की ज्वलंत समस्याओं पर गंभीर आदिवासी संगठन और समान विचारधारा के लोग एवं संगठन न केवल लड़ेंगे बल्कि निश्चित रूप से जीतेंगे भी। रांची के मोहरावादी आवास में मंगलवार को संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बंधु तिर्की ने कहा कि आदिवासी जन अधिकार मंच द्वारा 4 फरवरी 2024 को आयोजित आदिवासी एकता महारैली में आदिवासियों के ज्वलंत मुद्दों, समस्याओं और उनकी वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ से संबंधित विशेष मसौदे का लोकार्पण 24 जनवरी को मोहरावादी मैदान के मंच पर इस महारैली के संयोजकों द्वारा किया जाएगा। बंधु तिर्की ने कहा कि इस समारोह में मुख्य अतिथि आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवाजी राव मोघे होंगे। इसके साथ ही गुजरात कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री नारायण राठवा के साथ अनेक गण्यमान्य नेता मौजूद रहेंगे। बंधु तिर्की ने कहा कि आदिवासी महारैली की तैयारी अंतिम चरण में है और इसमें भाग लेने वाले लोगों के स्वागत में झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी, वीर आंदोलनकारी और झारखंड की 23 विभूतियों के नाम पर तोरण द्वार का निर्माण किया जाएगा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने इस बात की आलोचना की कि संगठनों, नेताओं एवं राजनीतिक दलों द्वारा 4 फरवरी को आयोजित आदिवासी एकता महारैली को केवल ईसाई आदिवासियों की रैली के रूप में प्रचारित किया जा रहा है, जो पूरी तरीके से गलत है। उन्होंने कहा कि भाजपा, RSS और उससे जुड़े संगठनों को छोड़कर यह प्रदेश के धर्मनिरपेक्ष, समान विचारधारा और इसके साथ साथ आदिवासियों के मामले पर बेहद गंभीर लोग, राजनीतिक दलों एवं संगठनों के संयुक्त महारैली है और इसमें भेदभाव के बिना सभी की सहभागिता है। उन्होंने कहा कि सरना धर्म कोड सभी आदिवासियों की मांग है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और दक्षिणी पंथी संगठनों के साथ ही अनेक नेताओं द्वारा केवल और केवल चुनाव के दृष्टिकोण के मुद्दे को भटकाया और भड़काया जा रहा है। कोयला घोटाले के आरोपी इजहार अंसारी को कोर्ट में पेशी, ईडी को मिला इतने दिनों का रिमांड। कोयला घोटाले के आरोपी इजहार अंसारी की पेशी मंगलवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की अदालत में हुई। अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा कि घोटाले से प्राप्त राशि और मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप में गिरफ्तार हजारीबाग के कोयला कारोबारी इजहार अंसारी से ईडी आगे भी पूछताछ करेगी। बता दें कि ईडी आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर 6 दिन से पूछताछ कर रही है। पुलिस रिमांड की अवधि पूरी होने पर मंगलवार को ईडी के विशेष न्यायाधीश PK शर्मा की अदालत में पेश किया गया। ईडी ने इजहार अंसारी की पुलिस रिमांड बढ़ाने की मांग की है। इस पर अदालत ने ईडी को पूछताछ के लिए और 4 दिन का समय दे दिया है। बता दें कि 16 जनवरी को ईडी ने हजारीबाग स्थित इजहार अंसारी के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान इजहार के आवास पर भी छापेमारी की गई थी। छापेमारी के दौरान ईडी को कई दस्तावेज हाथ लगे जिसमें इजहार द्वारा कोयले का अवैध कारोबार किए जाने का साक्ष्य मिला था। इजहार अंसारी पर आरोप है कि उसने सेल कंपनियों के आड़ में कोयले का अवैध कारोबार किया है। इतना ही नहीं, इजहार पर आरोप है कि निलंबित IAS अधिकारी पूजा सिंघल के सहयोग से अवैध कोयले का कारोबार खड़ा किया और करोड़ों रुपए की काली कमाई की है। गौरतलब है कि जांच एजेंसी ईडी ने इजहार अंसारी के ठिकानों पर पहली बार मार्च 2023 में छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी को 3 करोड़ रुपए कैश मिले थे। इसके बाद ईडी ने पूछताछ के लिए अंसारी को लगातार 3 बार समन भेजकर तलब किया था, लेकिन वह समन पर उपस्थित नहीं हो रहा था। ऐसे में एजेंसी ने पिछले मंगलवार को इजहार के हजारीबाग व रामगढ़ के 3 ठिकानों पर छापेमारी की और गिरफ्तार किया। PM आवास योजना के लाभुक आशाएं सोरेन को दिल्ली गणतंत्र दिवस समारोह का आमंत्रण। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्कृष्ट आवास बनाने वाली मानगो की आशाएं सोरेन को गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के राजपथ पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होने का आमंत्रण मिला है। मानगो संको साई रोड नंबर 5 निवासी आशाएं सोरेन को 26 जनवरी को दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के लिए नगर विकास विभाग ने राजधानी एक्सप्रेस का यात्रा टिकट और आधिकारिक निमंत्रण पत्र भेजा है। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में भाग लेने का भारत सरकार से निमंत्रण मिलने से आशाएं सोरेन के परिवार में उत्साह का माहौल है। इससे पहले आशाएं सोरेन के जीवन पर आधारित वीडियोग्राफी को पूरे झारखंड में तीसरा स्थान मिला था।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर फुटबॉल महाकुंभ का किया आगाज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर खरसावां के गोंदपुर में मंगलवार से 16 टीमों के बीच 2 दिवसीय नेताजी कप फुटबॉल महाकुंभ का शुभारंभ हुआ है। मां आकर्षणी खेल विकास समिति के तत्वाधान में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किया है। मौके पर अर्जुन मुंडा ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को सम्मान देते हुए केंद्र की मोदी सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस घोषित किया है। नेताजी का पराक्रम हम सबको प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि जो समाज व देश अपने पूर्वजों को भूल जाता है वह कभी इतिहास नहीं बना सकता। उन्होंने कहा कि संघर्ष करने वाले ही इतिहास लिखते हैं। लक्ष्य के साथ युवाओं को आगे बढ़ना है। उन्होंने ग्रामीणों से भी गाँव के खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने एवं उनके सपनों को साकार करने में सहयोग करने की अपील की है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कर ऐतिहासिक धरोहर को पुनर्स्थापित किया गया है। भगवान राम ने हमेशा मर्यादा में रहकर कार्य करने की सीख दी है। उन्होंने कहा कि राम जी किसी मजहब के घेरे में नहीं है। सामाजिक जीवन में कैसे जीना है यह राम जी से सीखा जा सकता है। पलामू में बाबा बागेश्वर धाम के कार्यक्रम को लेकर संशोधित याचिका दायर, सुनवाई आज। पलामू में बाबा बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रार्थी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में संशोधित याचिका दायर की गई है। यह मामला झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अनंत सेन की अदालत में 24 फरवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। उल्लेखनीय कि प्रार्थी हनुमंत कथा आयोजन समिति की ओर से संयोजक मेदिनीनगर के पूर्व मेयर अरुणा शंकर, सचिव दीनानाथ प्रसाद ने संशोधित याचिका दायर की है। इसमें कहा गया कि पलामू के उपायुक्त द्वारा आयोजन की अनुमति नहीं दी जा रही है। अनुमति के लिए उन्हें विस्तृत प्लान दिया गया था, लेकिन उन्होंने 10 जनवरी को कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की आशंका जाहिर करते हुए अनुमति नहीं देने से संबंधी आदेश जारी कर दिया है, जो सही नहीं है। कार्यक्रम के आयोजन को अनुमति दी जानी चाहिए। प्रार्थी ने कार्यक्रम के दौरान विधि व्यवस्था, फायर सेफ्टी, ट्रैफिक, मेडिकल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देश देने का आग्रह किया गया है। पलामू के चैनपुर प्रखंड के ओनार गांव में 10 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम प्रस्तावित है। रिम्स में 50 बेड की न्यूरो सर्जरी यूनिट का शुभारंभ आज स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता करेंगे उद्घाटन। रिम्स में 50 बेड के अतिरिक्त न्यूरो सर्जरी यूनिट का शुभारंभ बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता करेंगे। इस यूनिट के शुरू होने से न्यूरो सर्जरी वार्ड में फर्श पर इलाज करा रहे मरीजों को बेड मिल सकेगा। मंगलवार को निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार गुप्ता, न्यूरो सर्जरी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर CB शाह, अधीक्षक डॉक्टर हिरेंद्र बिरवा और उपाधीक्षक डॉक्टर शैलेश त्रिपाठी ने इस यूनिट का जायजा लिया। अधिकारियों ने बताया कि यूनिट में 50 बेड की सुविधा है। इसके अलावा यूनिट में 10 बेड की हाई डिपेंडेंसी यूनिट भी है। विभागाध्यक्ष डॉक्टर CB शाह ने बताया कि OPD और इमरजेंसी के मरीजों को परामर्श देने के बाद यहां शिफ्ट किया जाएगा। गंभीर मरीज जिनको HDU में भर्ती कर इलाज करने की जरूरत होगी उनको वहां भर्ती किया जाएगा। गौरतलब है कि रिम्स के न्यूरो सर्जरी वार्ड में वर्तमान में 90 स्वीकृत बेड है, लेकिन 2 से 2.5 गुना मरीज भर्ती होते हैं। ऐसे में 100 से 110 मरीजों को फर्श पर भर्ती कर इलाज किया जाता है। यहाँ सड़क दुर्घटना के अलावा विभिन्न जिलों से मस्तिष्क और स्पाइन की सर्जरी कराने वाले मरीज आते हैं। मिड डे मील अनाज की कालाबाजारी का आरोप, 2 पिकअप वैन को लोगों ने किया पुलिस के हवाले। बोकारो में लोगों ने मिड डे मील अनाज की कालाबाजारी के लिए ले जा रहे 2 पिकअप वैन को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले को नेता प्रतिपक्ष ने संज्ञान में लिया और उसे SDM को जांच का आदेश दिए हैं। मिली खबर में कहा गया कि चंदन क्यारी स्थित SFC गोदाम से 2 पिकअप वैन में 76 क्विंटल अनाज लोडकर निर्धारित रूट से हटकर अलग दिशा में ले जाया जा रहा था। शक होने पर ग्रामीणों ने बोगुला गलगल टांड के समीप रोककर कागजात की मांग की। चालक द्वारा कागजात नहीं दिखाने पर लोग हो हल्ला करने लगे। इसकी सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों पिकअप वैन को जब्त कर लिया और चंदन क्यारी थाना में खड़ा कर दिया। नेता प्रतिपक्ष स्थानीय विधायक अमर कुमार बावरी को इस घटना की सूचना मिली। उन्होंने चास अनुमंडल पदाधिकारी को फोन कर घटना की जाँच करने के निर्देश दिया। साथ ही कहा कि विद्यालय के बच्चों के अनाज की कालाबाजारी करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा। इस संबंध में गोदाम AGM ने कहा कि बरमसिया OP क्षेत्र के 11 विद्यालय का अनाज दोपहर 3 बजे 2 पिकअप वैन में लोड कर निकाला गया था, लेकिन शाम 5 बजे सूचना मिल रही कि ग्रामीणों द्वारा दोनों वाहन को गलगल टांड के समीप पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है।
दुमका सांसद दिखाएंगे दुमका पटना एक्सप्रेस को हरी झंडी। दुमका पटना एक्सप्रेस का शुभारंभ बुधवार को होने जा रहा है। इस ट्रेन को दुमका रेलवे स्टेशन पर दुमका के सांसद सुनील सोरेन व गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। इस समारोह में दुमका के स्थानीय विधायक बसंत सोरेन भी मौजूद रहेंगे। 18,333 दुमका पटना एक्सप्रेस के शुभारंभ को लेकर दुमका रेलवे स्टेशन में अपहरण 1:30 बजे कार्यक्रम तय किया गया है। इस आशय की जानकारी आसनसोल मंडल के PRO विप्लव बावरी ने दी है। उल्लेखनीय है कि 18,333 दुमका पटना एक्सप्रेस को रेलवे बोर्ड ने 24 जनवरी से व 18,334 पटना दुमका एक्सप्रेस को 25 जनवरी से चलाने का निश्चय किया है। इस ट्रेन का कॉमर्शियल स्टॉपेज राजेंद्र नगर टर्मिनल, बख्तियारपुर, बाढ़, अभयपुर, जमालपुर, सुल्तानगंज, भागलपुर, बाराहट, हंसडीहा, नौनीहाट व बाराप्लासी में होगा। राजमहल पहाड़ मामले में NGT का आया आदेश, हल्फनामा देने को तैयार हुई ED। साहिबगंज जिले के चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता सह पर्यावरण प्रेमी सैयद अरशद नसर की ओर से झारखंड के ऐतिहासिक राजमहल पहाड़ के संरक्षण व संवर्धन हेतु जिले में अवैध रूप से संचालित सभी स्टोन माइंस व क्रशर को बंद कराने के लिए NGT ईस्टर्न जोन कोलकाता में दायर याचिका की सुनवाई बीते शुक्रवार को जुडिशियल मेंबर न्यायमूर्ति B अमित अस्टेलेकर व एक्सपर्ट मेंबर डॉक्टर अरुण कुमार वर्मा ने सुनवाई करते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया था। मंगलवार को इस मामले में आदेश आया, जिसमें प्रवर्तन निदेशालय ED की अधिवक्ता अनामिका पांडे ने ED की तरफ से कोर्ट को कहा कि ED की तरफ से हल्फनामा तैयार हो गया है, जिसे अगली सुनवाई की तिथि के पूर्व कोर्ट व याचिकाकर्ता अरशद नसर को उपलब्ध करा दिया जाएगा। दूसरी तरफ झारखंड राज्य प्रदूषण बोर्ड के अधिवक्ता कुमार अनुराग सिंह ने प्रेस हल्फनामा दाखिल करने के लिए और 4 सप्ताह का समय देने का कोर्ट से आग्रह किया है। इसे NGT ने स्वीकार करते हुए 4 सप्ताह का समय दे दिया है। सुनवाई में याचिकाकर्ता अरशद नसर व उनकी तरफ से कोलकाता हाईकोर्ट की अधिवक्ता पोशाली बनर्जी व दीपांजन घोष उपस्थित रहे। चेक बाउंस मामले में एक्ट्रेस अमीषा पटेल को थोड़ी सी राहत, कोर्ट ने मंजूर की ये मांग। 29 जनवरी को होगी अगली सुनवाई। फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल से जुड़े चेक बाउंस मामले में न्यायिक दंड अधिकारी की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अमीषा पटेल के वकील ने समय की मांग की है। कोर्ट में कहा गया कि अमीषा पटेल शिकायतकर्ता को पैसा लौटाने के लिए तैयार है, इसके लिए और समय दिया जाए। इस पर अदालत ने और समय दिया है। साथ ही अगली सुनवाई की तारीख 29 जनवरी की निर्धारित की है। हालांकि समय मांगे जाने पर शिकायतकर्ता के वकील विजय लक्ष्मी श्रीवास्तव ने इसका विरोध करते हुए कहा कि मामले को टालने के लिए समय लिया जा रहा है। पिछली सुनवाई में गवाह का प्रति परीक्षण करने से पूर्व अदालत द्वारा लगाए गए जुर्माने की राशि का भुगतान करना पड़ा था। फिल्म मेकर रांची के अरगोड़ा निवासी अजय कुमार सिंह ने देसी मौजिक फिल्म बनाने के नाम पर अमीषा पटेल को 2 करोड़ रुपए दिए थे, लेकिन फिल्म नहीं बनी। इसके बाद अमीषा से पैसे वापस मांगे। वापसी के लिए जो चेक दिए गए थे वे बाउंस कर गए। इसके बाद अजय ने अमीषा व कुणाल गुरमर पर धोखाधड़ी का मामला 2018 में दर्ज कराया था। ओरमांझी गोला एक्सप्रेसवे के सारी अड़चनें दूर, काम हुआ तेज। राजधानी रांची के ओरमांझी से गोला तक बनने वाले ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की सारी अड़चनें दूर हो गई है। अब इसके निर्माण की दिशा में तेजी से काम शुरू कर दिया गया है। इस योजना की भौतिक उपलब्धि 10% तक पहुंच गई है। कार्य को और तेजी करने का निर्देश दिया गया है ताकि योजना समय से पूरी हो सके। सड़क का निर्माण कार्य शुरू होने के कुछ समय बाद जमीन की समस्या हो गई थी। 2-3 गाँव के रैयत मुआवजा राशि बढ़ाकर देने की मांग कर रहे थे। इसे लेकर काम रोक दिया गया था। बाद में यह मामला उपायुक्त के स्तर पर पहुंचा। इसके बाद त्रिपक्षीय वार्ता हुई, जिसमें जिला प्रशासन और NHAI के पदाधिकारियों के साथ ही रैयत भी मौजूद थे। बाद में इस पर सहमति बनी और रैयतों का भुगतान शुरू हुआ। अब जाकर सारी समस्याएं दूर हो गई है। इस एक्सप्रेसवे को पकड़ने के लिए NH-33 पर ओरमांझी के पास फ्लाईओवर निर्माण की योजना है। रांची की ओर से जाने वाले वाहन फ्लाईओवर के सहारे गोला रोड पर चले जाएंगे। वहीं जिन्हें रामगढ़ की ओर जाना है वे मौजूदा सड़क से सीधे आगे निकल जाएंगे। इस एक्सप्रेसवे पर चढ़ने वाले वाहन सीधे आगे जाकर गोला पर उतर सकेंगे। अगर वे गोला पर नहीं उतरेंगे तो फिर उन्हें जैना मोड़ के पास उतरना होगा। इसके पहले सड़क के उतरने की व्यवस्था नहीं होगी। महाअधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाअधिवक्ता सचिन कुमार पर अवमानना मामले में फैसला सुरक्षित। झारखंड के महाअधिवक्ता राजीव रंजन और अपर महाअधिवक्ता सचिन कुमार पर आपराधिक अवमानना मामले की सुनवाई मंगलवार को हाईकोर्ट में हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है। बता दें कि हाईकोर्ट के 100 संज्ञान की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हो रही थी। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस S चंद्रशेखर की बेंच ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने सभी पक्ष की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।
हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की बेंच ने 1 सितंबर 2021 को एक मामले की सुनवाई के दौरान स्वतः संज्ञान लेते हुए इन दोनों पर अवमानना का मामला चलाने का निर्देश जारी किया था। मामले को वर्ष 2021 में खंडपीठ में ट्रांसफर कर दिया गया था। एक मामले की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता राजीव रंजन ने जस्टिस एसके द्विवेदी से कहा था कि उन्हें अब इस मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। महाधिवक्ता ने अदालत को बताया था कि 11 अगस्त 2011 को मामले की सुनवाई समाप्त होने के बाद प्रार्थी के एडवोकेट का माइक्रोफोन ऑन रह गया था। इस बीच वह अपने मुकबिल से यह कहते सुन लिए गए थे कि इस मामले का फैसला उनके पक्ष में आना निश्चित है। इस मामले में सीबीआई की जांच होना 200% तय है। जब प्रार्थी के एडवोकेट इस तरह का दावा कर रहे तो अदालत से आग्रह होगा कि वह इस मामले की सुनवाई नहीं करे। इसके बाद मामले को हाईकोर्ट ने अपने संज्ञान में ले लिया। रामगढ़ के रजरप्पा की बदली तस्वीर, कई कल्याणकारी योजनाओं का मिल रहा लाभ। सीसीएल रजरप्पा प्रोजेक्ट में कई कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है, जिससे रजरप्पा क्षेत्र की तस्वीर बदल गई है। जानकारी के अनुसार जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े महाप्रबंधक कार्यालय को कॉरपोरेट कार्यालय का नया लुक दिया गया है। वहीं रजरप्पा थाना से लेकर चेक पोस्ट तक 715 मीटर बनाया गया है। साथ ही खदान क्षेत्र से आवासीय कॉलोनी और टाउनशिप से लेकर चेक पोस्ट, खदान और वासरी तक स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, जिससे शाम ढलते ही पूरा क्षेत्र रोशनी से जगमग हो उठता है। कॉलोनी में क्लीन रजरप्पा, ग्रीन रजरप्पा के तहत साफ सफाई की विशेष व्यवस्था की गई है। सीटीएस कॉलोनी का सुंदरीकरण किया गया है। वेस्ट वर्कशॉप में ऑपरेटरों के लिए पार्किंग यार्ड भी बनाया गया है। साथ ही यहाँ कामगारों के लिए विश्राम गृह भी बनाया गया है, जिससे कामगारों को सुविधा मिल रहा है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।